हम लोग देख रहे हैं आज जो है राजनीतिक विज्ञान क्लास 12 के समकालीन विश्व की राजनीति पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत प्रथम बुक से हम लोग देख रहे हैं जिसमें क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट यह क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट कैसे हुआ था 1962 में, इसके बारे में यहाँ मुख्य पॉइंट दिए गए हैं जिसको आप लोग देख सकते हो। इसमें जो है मित्र राष्ट्र सोवियत संघ का था। इसमें नोट्स बनाए गए हैं, आपको देख लोगे ध्यान से। उसके बाद आप लोग देखोगे कि क्यूबा मिसाइल संकट जो है वह कैसे हुआ था और किस प्रकार से इस पर प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं अमेरिकी नज़दीकी निशाने पर आ गया, क्योंकि 1962 में सोवियत संघ जो है क्यूबा पर अपना परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी और अमेरिका अपनी गंभीरता को दिखाना चाह रहा था। इसके लिए जॉन एफ कैनेडी ने जो है सोवियत संघ के ऊपर दबाव बनाया। यह शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाता है। इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट भी कहा जाता है। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध को टालने का भी प्रयास किया ताकि युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। पूरी दुनिया इससे घबरा गई थी, यह वह स्थिति थी। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं, मैप में देख सकते हो आप लोग, यूएसए क्यूबा है, जिसमें आप देख सकते हैं क्यूबा जो है यूएसए के नजदीक था और यूएसएसआर जो है वह वहां से दूर था। तो यूएसएसआर ने क्यूबा में अपना मिसाइल तैनात कर दिया, जिससे अमेरिका उसकी जद में आ गया और इस तरह से उसे इसका लाभ हो गया कि वह जो है दोनों देशों के साथ वह जो है आराम से युद्ध कर सकता था। देख सकते हैं क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। दो ध्रुवीय विश्व का यहीं से आरंभ हुआ, जब दोनों महाशक्तियां जो हैं वह 1945 के बाद जब आई युद्ध में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ मुख्य पॉइंट जो है नोट्स के रूप में दिए गए हैं। नाटो के बारे में बताया गया, महाशक्ति छोटे देश से क्यों गठबंधन करना चाहते थे इसके बारे में चर्चा की गई है। सीटो और सेंटो क्या था इसके बारे में बताया गया आपको। शीत युद्ध के दायरे क्या थे इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तीन पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि पहले जो थे तीन वो जो थे संस्थापक सदस्य थे और बाद में दो और जुड़े। गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने से भारत को क्या लाभ हुआ ये आपको दिए गए हैं। उसके बाद है गुट निरपेक्षता न तो पृथकतावाद था और ना ही तटस्थता थी, इसके बारे में चर्चा की गई। और भारत की गुट निरपेक्षता की आलोचना क्यों हुई इसके बारे में भी चर्चा की गई है। 9 अंतर्राष्ट्रीय संघों ने कैसे किस प्रकार से कार्य किए, इस तरह से हम लोग देखें यहाँ पे विश्व राजनीति के बारे में कि किस प्रकार हम लोग देख रहे हैं। यह नाटो के बारे में, नाटो क्या है, नाटो की स्थापना कैसे हुई थी, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाना चाहती थी, सीटो और सेंटो क्या था इसकी चर्चा यहाँ की गई है। शीत युद्ध के दायरे क्या थे इसके बारे में बताए गए हैं। दो ध्रुवीयता को चुनौतियाँ मिली किससे? गुट निरपेक्षता से। कैसे मिली? तो भारत और अन्य दूसरे 9 स्वतंत्र देशों ने मिल करके जो है इसके लिए एक मोर्चा बनाया जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। इसका पहला सम्मेलन जैसा आप लोग देख रहे हो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने से भारत को क्या क्या लाभ हुए ये भी हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा शीत युद्ध का कारण क्या था, क्यों ऐसा उत्पन्न हुआ स्थिति। गुट निरपेक्षता न तो पृथकतावाद थी और न ही तटस्थता थी, इसके बारे में भी यहाँ चर्चा की गई है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत जो है वह गुट निरपेक्ष रहते हुए भी किसी न किसी के साथ था, तो इसी के लिए कहा गया कि गुट निरपेक्षता न तो पृथकतावाद थी और न ही तटस्थता थी, इसका अंतर दिखाया गया। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना क्यों हुआ, किस प्रकार से हुई? क्योंकि यह भारत जो है अलग रहते हुए भी सोवियत संघ के निकट था, इसीलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं यहाँ हम लोग देख सकते हैं। नए नए देश के लोग मिल करके किस प्रकार से आर्थिक सहयोग किया, उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने व्यापार के लिए एक जो है समझौता किया था जिसे नए व्यापार नीति कहते हैं। स्वागत है आज हम लोगों को
हमारे चैनल सुकेश हिंद क्लासेस में आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं का समकालीन विश्व राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस का आज जो है हम लोग एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति, जिसमें पूरे विश्व के राजनीति और समकालीन नाम से ही जैसा कि पता चलता है समकालीन का मतलब हो गया आज के समय के बारे में, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है शीत युद्ध का दौर। पहला अध्याय हम लोग आज शुरू करेंगे शीत युद्ध का दौर, जिसके अंतर्गत शीत युद्ध में क्या क्या करना है। आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि जो है आपको वीडियो मिलती रहे। हम लोग आज देखते हैं स्मरणीय बिंदु में हम लोग देख रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की जितनी भी घटनाएं हुई है उन सबको पढ़ने के लिए हम लोग समकालीन विश्व में पढ़ते हैं। इसी को हम लोग समकालीन विश्व राजनीति कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद से आज तक की, यहाँ हम लोग देख रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक है, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति के विषय हैं। देख रहे हैं हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1945 के बाद से अब तक की जितनी भी विश्व में होने वाली घटनाएं हैं वो सारे विश्व की घटनाओं को हम लोग जो है वह समकालीन विश्व की राजनीति कहते हैं। हम लोग देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दो गुट थे। वो दो गुट कौन कौन से थे, जिसे हम लोग मित्र राष्ट्र के रूप में हम लोग जानते हैं, और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो हम लोग देख सकते हैं इसको समकालीन विश्व राजनीति में 1945 से जो शुरू हुआ, मित्र राष्ट्र सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। धुरी राष्ट्र में जो थे वे जर्मनी, जापान और इटली। तो धुरी राष्ट्र जिसके इर्द गिर्द जो है विश्व राजनीति जो है वह घूम रही थी उस समय, और जिसके कारण युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, और धुरी राष्ट्र की उसमें हार हुई थी जर्मनी, जापान और इटली की, जबकि जीत जो हुई थी धुरी थी मित्र राष्ट्रों की। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्त हुए थे के पश्चात पूरी दुनिया दो महाशक्तियों में बट गया। दो महाशक्तियों का उदय हुआ। दो महाशक्ति के रूप में उदय हुए, एक पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला अमेरिका, और दूसरा जो था वह राजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला सोवियत संघ। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो 1945 के बाद सोवियत संघ और अमेरिका, ये दोनों ताकतवर देश जो मित्र राष्ट्र के रूप में एक साथ थे, वो दोनों अलग अलग हो गए। और इसी के बाद जो है शीत युद्ध का दौर आया 1945 से लेकर के 1990 तक का समय। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा और सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा, और ये एक दूसरे को नीचा दिखाते थे अपनी विचारधाराओं के माध्यम से, समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा। अमेरिका का कहना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सोवियत संघ के अनुसार समाजवादी विचारधारा जो है वह सर्वश्रेष्ठ थी, और इसके कारण दोनों के बीच में हमेशा जो है टकराव होते थे। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ही शक्तियां अन्य देशों के साथ अनेक संधियां की। तो दोनों देश जो है अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, ताकि जो है ताकत बढ़ाएं अपना और एक दूसरे को नीचा दिखाएं, इसके लिए सैन्य शक्ति संगठन, सैन्य संधि संगठन के अंतर्गत वैसे संगठन सैनिकों का संधि, जिसके अंतर्गत अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों संधि किए, जिसमें अमेरिका ने 1949 ईस्वी में नाटो नाम से संधि किया। 1949 ईस्वी में नाटो, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके अंतर्गत जो है 12 देश जो है शामिल थे, और ये 12 देश मिल करके जो है समाजवादी देशों से किस प्रकार से निपटा जाए और पूंजीवादी विचारधारा को किसे सर्वश्रेष्ठ बनाया जाए। और भी इसके साथ देखा गया कि इस तरह से यह विचारधारा को बनाया गया कि अगर कोई देश हमारे ऊपर हमला करेगा तो सभी मिलकर के हमला करेंगे। और उसके बाद बना सीटो 1954 ईस्वी में सीटो, जबकि 1955 में सेंटो की स्थापना हुई। जबकि इसके विपरीत सोवियत संघ जो है एकमात्र संगठन बनाया वह वार्सा पैक्ट के नाम से बनाया, जिसे वार्सा संधि भी कहा जाता है 1955 ईस्वी में। इसमें कुल 17 देश थे। तो वार्सा पैक्ट के अंतर्गत 1955, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी या वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी, और वार्सा पैक्ट किस गुट के थे और नाटो किस गुट के थे। अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाते हुए उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए महाशक्तियों छोटे देशों के साथ रखना चाहती थी। तो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उनसे प्राप्त अपने लाभों को देखते हुए महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ रखना चाहती थी और लालच देते थे, ताकि हमारे साथ मिलकर के रहोगे तो उस स्थिति में हम जो है आपको बहुत सहायता करेंगे और सुरक्षित रखेंगे आपको, ताकि आपकी सुरक्षा बनाई रखी जा सके, आपके ऊपर कोई दूसरा देश जो है वह हमला नहीं करेगा। और इसी लालच के अंतर्गत वह अपना प्रभाव क्षेत्र हमेशा बढ़ाते रहे, अमेरिका और सोवियत संघ। इसके बाद आर्थिक मदद, पैसे के लिए, सैनिक हथियार के लिए या किसी प्रकार की और भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन लोगों ने इस प्रकार का सैनिक संगठन, सैनिक सुरक्षा आदि के लिए ये सारे देश मिलकर के महाशक्तियों के साथ जाकर के मिल गए। कोई सोवियत संघ के में चला गया और कोई जो है अमेरिका में चला गया, और इस प्रकार से सोवियत संघ और अमेरिका दोनों मिल करके और महाशक्तियां अपनी ताकत बढ़ाएं। छोटे देश भी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़ा रहना चाहते थे। तो छोटे देशों की भी सुरक्षा की आवश्यकता थी। उसे अपने उस वादे के अंतर्गत हथियार और आर्थिक मदद सबसे बड़ी थी, और इसके कारण महाशक्तियों से वे जुड़े रहना चाहते थे। दोनों महाशक्तियां जो थी वो परमाणु संपन्न भी थी, और इसके कारण दोनों महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंदिता तथा तनाव की स्थिति बनी रहती थी, क्योंकि दोनों महाशक्ति जो थे वे परमाणु शक्ति वाले थे, और परमाणु शक्ति होने के कारण देख चुके थे इसका विनाश जो आप लोग देखे होंगे 1945 ईस्वी में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में जब बम गिरा था तो उसके जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े थे। इसलिए परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करें और एक दूसरे के साथ दबाव बनाया जाए, और शीत युद्ध इसी को कहा गया कि प्रतिद्वंदिता और तनाव की स्थिति तो बनी थी लेकिन युद्ध हुआ नहीं, यह एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। और शीत युद्ध का मतलब क्या है कि युद्ध होने वाला है लेकिन युद्ध हुआ नहीं। युद्ध होने की संभावना तो बनी हुई है लेकिन वास्तव में युद्ध होते नहीं है। इसे हम कहते हैं, हम लोग शीत युद्ध कहते हैं कि शीत युद्ध का मतलब युद्ध नहीं होता है लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। अब हम लोग देखते हैं महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या क्या लाभ हुए। तो छोटे देश के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना, छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना। तो छोटे देशों से प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होता, आखिर वो क्यों इसको लाभ पहुंचाएगा, क्यों सहायता करेगा? तो महाशक्तियों को लाभ था कि प्राकृतिक संसाधन उससे प्राप्त कर सके, अपना सैनिक ठिकाना स्थापित कर सके। इनके पास प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधन का उपयोग करके और हम अपना विकास कर सकते हैं। और सैन्य ठिकाने स्थापित करेंगे, सैनिक अड्डा बनाएंगे
सैनिक अड्डा बनाएंगे। और सैनिक अड्डा बनाने से लाभ क्या होगा कि सेना ताकतवर बढ़ जाएगी, क्षेत्र बड़ा हो जाएगा हमारा। उसके अलावा आर्थिक सहायता प्राप्त करना, तो देशों के सहायता भी प्राप्त करने का प्रयास करना था। अब जो है किसी भी प्रकार से विकास करने का प्रयास करना, ताकि हम जो है सोवियत संघ और अमेरिका दोनों अपनी अपनी जो है ताकत को बढ़ाने का एक जो है जरिया मिला। उसके अलावा था भू क्षेत्र, महाशक्तियां अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके, तो जमीन मिल जाएगा जहां से वह अपने हथियार और सेना का संचालन कर सकते हैं। इन 4 कारणों से जो है लाभ था। उसके अलावा अब हम लोग देख रहे हैं शीत युद्ध के दायरे, नया टॉपिक हम लोग देखते हैं शीत युद्ध के दायरे। 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी। शीत युद्ध कैसे शुरू हुआ? तो 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी, बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी थी, उस बर्लिन की राजधानी में 2 भागों में बांट दिया गया और बर्लिन को 2 भाग में बांटकर वहां एक दीवार बनाई गई, जिसे बर्लिन की दीवार कही जाती है। और यही जो है शीत युद्ध का प्रतीक बन गया, जिसके द्वारा 1990 में यह दीवार जब गिरी तब जाकर के शीत युद्ध का दौर खत्म हुआ। तो इस तरह से जर्मनी 2 भागों में बट गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी जो है वह अमेरिकी गुट में शामिल हो गया, जबकि पूर्वी जर्मनी जो है वह सोवियत संघ में शामिल हो गया। उसके बाद देखते हैं 1950 में कोरिया संकट। 1954 से 75 तक वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ गया, जो सोवियत संघ बर्दाश्त नहीं कर रहा था। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ा, इसके विरोध में अमेरिका के हस्तक्षेप वियतनाम में हुआ। और 1962 शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट जो 1962 में हुई थी, यह जो है बिल्कुल चरम बिंदु था शीत युद्ध का। उसके बाद में 2 ध्रुवीयता की चुनौती, यानी कि 2 ध्रुवीयता को चुनौती कहां से मिली? तो एक आया गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष, पूरे विश्व जब 2 गुटों में बटे हुए थे, सोवियत संघ और अमेरिका, उस स्थिति में गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है दोनों ध्रुवीयता को चुनौती दी। और एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्र, जो उस समय 1945 से 50 के बीच में जब महाशक्तियों ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विश्व के शक्तिशाली देशों की शक्तियां कम हो गई, तो उस स्थिति में बहुत सारे छोटे छोटे देश एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्र हुए। और ये एशिया और अफ्रीका के जो है, जिसे दूसरी दुनिया के देश कहलाने लगे, 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए ये जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने का प्रयास किया, ताकि किसी भी गुट में शामिल नहीं हो सके और किसी भी प्रकार का कोई समस्या उनके साथ उत्पन्न नहीं हो, कोई उनका शोषण नहीं कर सके। क्योंकि अभी अभी आजाद होने के कारण उन्हें डर था कि क्योंकि हो सकता है कि फिर से हम गुलाम न बन जाए। इन दोनों यूएसए या यूएसएसआर यानी कि अमेरिका या सोवियत संघ में जाने के कारण फिर से वह हमें शोषण कर सकता है, इसलिए वह किसी भी जगह जाने का जो है उनकी भावनाएं जो थी वह उसे नहीं रख पा रही थी कि हम जाए किसी गुट में, वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और उन्होंने तीसरा विकल्प चुना, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी में हुई थी, और इसकी नींव जो है 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई थी, जिसे बार्डुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे बार्डुंग सम्मेलन, जो कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष का नींव पड़ा था इस समय, लेकिन इसका पहला औपचारिक सम्मेलन जो है वह 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो है सम्मेलन कहां हुआ था, कब हुआ था? तो 1961 बेलग्रेड में, जो यूगोस्लाविया की राजधानी थी। और जैसा कि आपको बताएं कि इसका जो है पहले ही से नींव पड़ चुकी थी 1961-55 ईस्वी में, एफ्रो एशियाई सम्मेलन, बार्डुंग सम्मेलन। इस आंदोलन के संस्थापक सदस्य देश और नेता थे जो 55 में हुए थे बैठक, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के थे प्रधानमंत्री,
दूसरा कर्नल नासिर, कर्नल अब्दुल नासिर जो मिस्र के थे, गमाल अब्दुल नासिर पूरा नाम था इनका, और डॉक्टर सुकर्नो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इसके अलावा दो और भी थे, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मार्शल ब्रॉस टीटो इनका पूरा नाम था, और घाना से वाने एनक्रुमा। ये 5 जो है वह संस्थापक देश थे। याद रखना इसको कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे, तो भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया और घाना। तो ये 5 देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो, ब्रॉस टीटो, वाने एनक्रुमा और अब्दुल गमाल नासिर। इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक यहां पे हम लोग देख लेते हैं 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला में हुआ था। 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2016 में हुआ था, जिसे भागीरथी द्वीप पर हुआ था। यह वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्य देशों की संख्या जो है 120 देश इसमें शामिल है, लेकिन अब और भी अधिक शामिल हो गए होंगे, अब 120 के आसपास होंगे। साथ ही वर्तमान समय में इसके 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक थे, और उस समय जो बैठक हुआ था उस समय 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पर्यवेक्षक थे। यह शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिम एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों पर, जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दिया था। उसके बाद में 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1972 में, UNO 1972 में के व्यापार एवं विकास आंदोलन UNCTAD में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ताकि धनी देश द्वारा नव स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण नहीं हो सके। और इसका शोषण से बचाने के लिए ये लोग जो है एक संगठन विकास किया, एक व्यापार के लिए नीति बनाई, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति, जिसके अंतर्गत वह धनी देशों के द्वारा नए स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण नहीं हो। देखो इसके लिए टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड्स पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ताकि जो है नए देश जो है, नव स्वतंत्र देश जो है उसका शोषण नहीं हो सके, विकासशील देश, विकसित देश शोषण नहीं कर सके। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत और शीत युद्ध, यानी कि भारत के साथ शीत युद्ध में क्या, इनके साथ क्या जो है, तो शीत युद्ध के दौरान 9 स्वतंत्र देशों का इसने नेतृत्व किया। दोनों महाशक्तियों के मतभेद को दूर करने का भी प्रयास किया। जो शक्तिशाली देश थे जैसे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में अक्सर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, उस स्थिति में ये जो है गुट में शामिल नहीं होते हुए भी इनके बीच जो है वह संधि करने का प्रयास किया। शस्त्र नियंत्रण संधि LTBT, यह जो है सीमित परमाणु परीक्षण संधि था, जो 5 अगस्त 1963 को हुआ था। LTBT सीमित परमाणु परीक्षण संधि। उसके बाद एक है SALT, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, 26 मई 1972 और 18 जून 1972 को हुआ था। उसके बाद था START, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, जिसके लिए 31 जुलाई 1991 तथा 3 जनवरी 1993 को यह जो है संधि हुआ। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं शस्त्र नियंत्रण संधियां जो 3 हुई, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, सामरिक अस्त्र परीक्षण परिसीमन वार्ता, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। इस प्रकार से 3 जो है वह संधियां हुई, जिसके माध्यम से ये लोग जो है शस्त्र का नियंत्रण करने का विश्व में प्रयोग किए, संधि किए, ताकि महाशक्तियां जो है वह अपने अस्त्र का नियंत्रण कर सके। तो इसके लिए सोवियत संघ और अमेरिका ने इसकी अगुवाई की थी, ताकि किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक जो है वह या विध्वंसक हथियार जो है वह अब नव निर्माण नहीं हो और विश्व पर इसकी काली छाया न पड़े। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि शीत युद्ध के दौर में ये मुख्य बिंदु, मुख्य पॉइंट जो है जिसके बारे में हम लोग चर्चा